Good morning, students. Now we explain plastids. As you know that plastids is also a double membranous cell organelles. जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ये दोनों डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन बेसिकली ये डिफरेंस है, ये याद रखना आपको ज़रूरी है कि ये प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ये प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो हम बात करते हैं सबसे पहले द टर्म plastids was introduced by Schimper, Schimper in 1885 1885 में स्किम्पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट में प्लास्टिड्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, और तब से हम लोगों ने प्लास्टिड्स को जाना और उस समय से आज तक हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। पहले यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख लें, इसके बाद फिर हम इसके कंपोजिशन और फिर इसके फंक्शंस को देखेंगे। स्ट्रक्चर में देखिए कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इसे हम आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद वाला जो है इनर पार्ट से उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को हम पेरिक्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम पेरिक्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्लास्टिड्स के अंदर का जो स्पेस है, इस स्पेस में आप देखिए यहाँ पर ग्रेनम है, प्लास्टिडोग्लोब्यूल्स है, मैट्रिक्स है, और इसी मैट्रिक्स को आप स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें राइबोसोम है, स्टार्च ग्रेन्स है, इसके साइटोप्लाज्म में डीएनए है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसमें आरएनए होगा, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने की एबिलिटी होगी। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है, फिगर जो आप देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट का। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। बाद में हम इसे अभी जब डिफ़ाइन कर लेंगे प्लास्टिड्स को, इसके बाद फिर जब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें आपको ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आएगा, एक टाइप आएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसमें इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो अभी आप इस फिगर को ड्रॉ कर लें, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन प्लास्टिड्स का करेंगे तब इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो ये फिगर आप पहले ड्रॉ कर लें। अब मैं आगे के तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लास्टिड्स टर्म जो है, प्लास्टिड्स ये टर्म दिया हुआ है स्किम्पर का, जो 1885 ईस्वी में इन्होंने दिया था।
इसके बाद हम इसके कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन, तो प्लास्टिड्स के कंपोजिशन में आप देखिए तो ये भी मेम्ब्रेनस है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन प्लस लिपिड्स प्लस डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, इन सभी चीज़ों से और एंजाइम्स भी, ये सभी कुछ इसमें पाया जाएगा। यानी ये सभी चीज़ों का कंपोजिशन है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये सभी चीज़ इसमें पाया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के तरह सेमी ऑटोनॉमस है। इसका मतलब है कि डिफरेंट मटेरियल्स का सिंथेसिस प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स भी करता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि ये अपनी रिक्वायरमेंट में जितने भी चीज़ों की इसको रिक्वायर होती है उसका मैक्सिमम पार्ट्स ये खुद सिंथेसिस कर लेता है। तो इस तरीके से हम प्लास्टिड्स को भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इट इज ऑल्सो नॉन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। ये भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि ये अपने खुद से रिप्लिकेट भी कर सकता है, अपना ओन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। तो पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लें प्लास्टिड्स का। कोई आपसे पूछा व्हाट इज प्लास्टिड्स, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज लार्ज ऑर्गेनेल्स, देखिए लार्ज ऑर्गेनेल्स की मैं बात करता हूँ, क्योंकि प्लांट में सबसे लार्जेस्ट अगर हम पार्ट देखें सेल ऑर्गेनेल्स में तो वैक्यूल्स का होता है। और वैक्यूल्स के बाद अगर कोई साइज के हिसाब से हम बात करें तो प्लांट सेल के लिए लार्ज ऑर्गेनेल्स में प्लास्टिड्स आएगा। तो यानी सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट की मैं बात करूं तो वो प्लास्टिड्स ही है। तो इट इज लार्ज ऑर्गेनेल्स which is found only in प्लांट सेल। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इसका मेन फंक्शन जो आगे चल के होगा वो फोटोसिंथेसिस जिस भी बॉडी में होता है उस बॉडी में ये प्लास्टिड्स पाया जाएगा। तो इसीलिए मेनली आप फोटोसिंथेसिस में देखें तो प्लांट में ही होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ लार्ज ऑर्गेनेल्स व्हिच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल आर स्पेशलाइज्ड ये स्पेसिफिक फंक्शन को चूँकि परफॉर्म करता है तो स्पेशलाइज टू सिंथेसिस टू सिंथेसाइज एंड स्टोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब
इसमें मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये सिंथेसिस करता है और ये फूड को स्टोरेज करता है। इसलिए हमने लिखा कि प्लांट सेल आर स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये डेफिनेशन है प्लास्टिड्स का। अब हम आगे प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो अब आप लिखें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स। इसमें हम लोग प्लास्टिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पिगमेंट के बेस पर जो प्लास्टिड्स का क्लासिफिकेशन होगा वो दो पार्ट्स में होता है। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन चूँकि अभी यहाँ कर रहा हूँ तो कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं बता रहा हूँ कि इसका क्लासिफिकेशन मैंने ऐसे क्यों किया। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का होता है। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। ये 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये 2 टाइप का होगा, नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट एंड ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। इसी में आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन पिगमेंट से बना हुआ है। अब ये है क्लासिफिकेशन प्लास्टिड्स का। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में मैंने इसे डिवाइड किया। क्यों? तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये वाइट कलर का दिखता है। जबकि वाइट कलर को छोड़ के जितने भी कलरफुल पार्ट्स आप प्लांट्स का देखते हैं वो सभी क्रोमोप्लास्ट में आते हैं, लेकिन जो वाइट कलर का दिखता है वो ल्यूकोप्लास्ट है। आगे मैं ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगा। तो उसमें आप देखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ल्यूकोप्लास्ट का ये क्लासिफिकेशन है एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट, जिसमें एमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च का स्टोरेज होता है, स्टार्च का, जबकि एल्यूरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन का स्टोरेज होता है एंड इलायोप्लास्ट के अंदर आयल का। आप जितने भी आयल सीड देखते होंगे उन सभी में इलायोप्लास्ट ही है, जिस इलायोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है आयल को स्टोरेज करना। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, जबकि एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करता है। इस तरीके से ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन हो जाएगा स्टोरेज ऑफ
फूड, ये चीज़ हमें याद रखना है। अगर हम इसके एबंडेंस की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट मेनली रूट और अंडरग्राउंड स्टेम में होता है। रूट चूँकि वो अंडरग्राउंड है तो रूट और स्टेम जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं उस पार्ट में ल्यूकोप्लास्ट का कंसंट्रेशन हाई होगा। सो इट इज़ फाउंड मेनली इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम एंड रूट, यहीं पर इसकी अबंडेंस सबसे मैक्सिमम होगी। जबकि अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट आप जानते हैं कि डिफरेंट कलर की बात है, तो उसमें से नन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो मेनली प्लांट्स का फ्रूट और फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जानते हैं कि फ्लावर के डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो सभी कलर्स नन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। और याद रहे कि नन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेटिकली ये इनएक्टिव होता है, यानी ये फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस में कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें चूँकि कैरोटीन होता है, केराटिनॉइड्स होता है, उस केराटिनॉइड्स के कारण फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी एसिमिलेशन ऑफ फूड जो होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो एनर्जी का फॉर्मेशन यानी लाइट रिएक्शन इसमें होती है। और लाइट रिएक्शन से जब ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेगा तो इस एनर्जी को वो फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन क्रोमोप्लास्ट को भेज देता है, जहाँ पर लाइट रिएक्शन से मिले एनर्जी का यूज होती है और वो डार्क रिएक्शन में उसका यूज कर लेता है। लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि नन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट आर फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन अगर डिफरेंट कलर की बात करें तो आप जानते होंगे कि फ्लावर का डिफरेंट कलर जो अट्रैक्टिव होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। सो इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन मेनली। तो इस तरीके से नन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट को देख लिए, यानी वाइट तो हो गया ल्यूकोप्लास्ट और ग्रीन हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन और वाइट को छोड़ के जितने भी कलर हैं, चाहे वो रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, ऑरेंज हो, कोई भी कलर, वो सभी कलर क्या कहलाएंगे? नन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। और ये फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन इसका रोल कहाँ है? तो ये पॉलिनेशन के लिए, चूँकि फ्लावर्स में ये मेनली पाया जाता है और फ्रूट्स में पाया जाता है, तो फ्लावर में जब ये पाया जाएगा तो इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके डिफरेंट फंक्शन को देख लिया है। अब मैं आगे बात करता हूँ क्लोरोप्लास्ट का, जो सबसे इम्पोर्टेंट और वाइटल पार्ट होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। क्लोरोप्लास्ट का फिगर आप लोगों ने पहले ही बना के रखा हुआ है। अब उस फिगर को ध्यान से देखिए। उस फिगर में आप देखें तो मैंने दिखाया था वहाँ पर कि ये डबल मेम्ब्रेनस था, और डबल मेम्ब्रेनस के बाद इसके कंपोजिशन के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें आरएनए, डीएनए, राइबोसोम्स, ग्रेनम, एस्ट्रोमा, कॉइल डीएनए, ये सब कुछ होता है, जिसके कारण आप क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल भी है। तो इस जेनेटिक मटेरियल के वजह से ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होगा, क्योंकि ये सेल्फ रिप्लिकेट भी करता है। तो रिप्लिकेशन से इसके नंबर को भी ये बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑटोनोमस सेल बॉडी कहलाएगा। अब हम चलते हैं फंक्शंस की ओर। तो साइटोप्लास्टिड्स के फंक्शन को आप
ध्यान में रखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट है स्टोरेज। याद रहे यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों का कंबाइंड फंक्शन जब हम लोग करेंगे तो वो प्लास्टिड्स के फंक्शन में आ जाएगा। स्टोरेज, जैसा कि आप जानते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टोरेज में यहाँ पर लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोरेज फूड का स्टोरेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है एमाइलोप्लास्ट, ये स्टार्च को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन इलायोप्लास्ट, ये ऑयल को स्टोरेज करता है। तो इस तरीके से प्लास्टिड्स का ये फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ फूड। इसका नेक्स्ट फंक्शन है कलर। It is responsible for different colors of flowers and फ्रूट। ये जो फ्रूट और फ्लावर के डिफरेंट कलर को आप देखते हैं, उसके लिए ये प्लास्टिड्स ही रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स का प्लास्टिड्स में एक आता है क्लोरोप्लास्ट। इसे आप किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके थ्रू वो फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होगा, और ये ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल के कारण प्लांट का जो लीव्स का कलर आप देखते हो वो ग्रीन होता है। अब फोटोसिंथेसिस में देखिए कि क्लोरोफिल का क्या रोल है और किस तरीके से ये करता है। आपने 10 क्लास या फिर 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यानी लाइट फेज और डार्क फेज ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में आप देखिए तो ये क्लोरोफिल में 2 तरह के सेल होते हैं।
ये क्लोरोफिल में दो तरह का सेल है, ग्रेनम और दूसरा पार्ट होता है इसका स्ट्रोमा। तो ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो यही डार्क रिएक्शन के बाद ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाएगा, जबकि लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तो ये सभी काम प्लांट्स के क्लोरोफिल में ही होता है। तो इस तरीके से ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट फंक्शन जो इसका आएगा, फोर्थ फंक्शन, इसको याद रखें आप, इट बैलेंस ऑक्सीजन एंड CO2, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बैलेंस करता है। आप जानते हैं कि प्लांट रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्मेशन के लिए कर लेता है। तो इस तरीके से यही प्लास्टिड्स के कारण ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बैलेंस हो पाता है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। और अब आप याद रखेंगे इन सभी फंक्शंस को। जितना भी मैंने मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाया, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेनस हो या डबल मेम्ब्रेनस हो, इन सभी चीज़ों को आप नोट्स के थ्रू एक बार वीडियो देखें, देखने के बाद उससे नोट्स बना लें। फिर कभी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप क्लासरूम में मिलिए। आप सभी बच्चों को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जितना भी टॉपिक मैं अभी वीडियो के थ्रू अभी के समय में पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ फिर स्कूल आने के बाद यहाँ से शुरू नहीं होगी। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स है तो उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन होगा। टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो इनिशियली इसे पढ़ाया नहीं जाएगा। अभी तक मैक्सिमम बच्चे, हमें नहीं लगता है कि इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो सभी से ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन चीज़ों से जुड़ें और इसका नोट्स बनाएं, ताकि मैं वहाँ पहुँचूँ तो आपका नोट्स सबसे पहले मैं चेक करूँगा, तभी मैं आगे का क्लास लूँगा। और इसे आप मजाक में ले रहे होंगे तो फिर ये आपकी भूल है, आगे आपको बहुत परेशानी होने वाली है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। आगे की क्लास में मैं अब नॉन मेम्ब्रेनस जैसे राइबोसोम्स है और फिर मेम्ब्रेनस में एक न्यूक्लियस बचता है और इधर वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, धन्यवाद।